आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं संस्कृत के पेपर स्ट्रेटजी के बारे में आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृत एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो आसानी से, बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसमें 90 प्लस नंबर बड़े आसानी से लेकर के आ सकते हो। पेपर के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को आज के इस सेशन के अंतर्गत आपको परोसा जाएगा। थोड़ा सा सेशन लंबा जरूर होगा, लेकिन पेपर के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें आपको बताया जाएगा और आप अगर इस पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। भले ही अब तक आपकी संस्कृत की तैयारी बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही कम है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सिलेबस और पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें क्वेश्चन किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें आपका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये टोटल आपका कितने अंक का हो जाता है? 15 अंक का, जिसमें से 5 अंक का आपका बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू प्रश्न होंगे और 5 अंक का आपको सही मिलान करना है। यानी कि आपका 2 कॉलम दिए होंगे, पहले कॉलम को का जो सही अवयव होगा उसके दूसरे कॉलम से क्या करना होगा? मिलाना होगा। और 5 नंबर का आपका 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर आपको 1 लाइन के अंदर क्या करना है? देना है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो ये इसकी संख्या टोटल कितनी होगी? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपको 8 अंक यहां से मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं स्मॉल आंसर की, जो कि आपके कितने अंक के होंगे? जो कि आपके होंगे कितने अंक के? 3 अंक के। तो 3 अंकों की प्रश्नों की संख्या टोटल 7 होगी। अगर बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 6 अंक के होंगे, 6 अंक के प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होगी? 2 होगी। अगर हम बात करें वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें देखिए आपके ये टोटल 13 अंक का प्रश्न है, जिसमें से एक 5 अंक का प्रश्न मिलेगा आपको देखने को और दूसरा कितने अंक का मिलेगा? 8 अंक का प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। अब आइए बात करते हैं ये एग्जाम का जो फाइनल ट्रूथ है ना, वह क्या है। अगर हम फाइनल ट्रूथ की बात करें तो आपको सच्चाई बताया दिया जाए तो संस्कृत सबसे आसान 90 प्लस अंक लाने वाला एकमात्र विषय है, अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्मार्ट स्टडी के तरीके से अगर पढ़ा जाए तब। आइए देखते हैं कि आपको कैसे और क्या तैयार करना है। फाइनल अगर ज़्यादा स्कोरिंग वाला मैं अगर सेक्टर देखूं तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सेक्टर आपका है ग्रामर, जहां से सीधा उठा करके 30 से 35 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और परीक्षा में कॉपी आपको कैसे लिखनी है, पहले किस चीज की शुरुआत करनी है, यह चीज हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। और यहां पर सबसे मुख्य रूप संस्कृत के व्याकरण का है तो वह है शब्द रूप, जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टोटल यहां से 15 अंक के प्रश्न आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद आता है आपका अपठित गद्य, जिसमें आपको गद्यांश दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा। उस पैसेज को पढ़ करके नीचे कुछ आपके प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों का आपका क्या करना है? उन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। तो सबसे पहले रोज आप एक पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, फिर पैसेज को। प्रश्न को पढ़े रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हां उस पैसेज में क्या पूछा गया है, तो जहां पे उसका उत्तर आएगा वहां पे आप तुरंत से क्या करोगे? रुक जाओगे। तो ये इसका तरीका है कि प्रत्येक रोज आपको एक पैसेज का प्रैक्टिस करना है। पहले प्रश्न पढ़ो, फिर से उसके बाद पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। अगले क्रम में देखिए, अगर हम बात करते हैं पत्र लेखन की ना, तो जो पत्र लेखन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर करता है, देता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। बस लिखने का जो अप्रोच है ना, वह आपका सही होना चाहिए। अगर आप सबका कमेंट रहा तो पत्र लेखन आपको कैसे लिखना है, एक बेहतरीन पत्र लेखन जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, किसी भी प्रकार का नंबर ना कटे, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर से आपको बना करके वीडियो दूंगा। बस यही 3 पत्र याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानाचार्य को आवेदन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है टीसी के लिए, पुस्तक प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये आप पत्र लेखन में आप क्या करेंगे? याद रख लेंगे। इन तीनों के लिए पत्र आप लिखना बिल्कुल याद रख लेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि फॉर्मेट अगर आपका सही है ना, तो नंबर आपका पूरा मिलेगा। और फॉर्मेट कैसे लिखना है इस चीज को अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। दूसरा आता है आपका निबंध लेखन, एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग आपका सेक्टर ये भी है।
इसमें भी आपके टॉपिक लगभग फिक्स हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पैटर्न क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं। पहला आप अपने पर्यावरण पर एक निबंध तैयार कर लीजिएगा, दूसरा विद्यालय पर, तीसरा दिनचर्या पर, और चौथा किसी महापुरुष पर। अब इसमें देखिए निबंध जो है ना, ये आपको 120 से 150 शब्दों के अंदर लिखना होता है, और अच्छी बात यह है कि इसमें भारी संस्कृत का उपयोग नहीं होता। यह एक सरल शब्दों में, जिसमें हिंदी का उपयोग करके इसको आप आसानी से लिख सकते हो और नंबर ला सकते हो। अब रही बात जो कि टेक्स्ट बुक से आपके किताब से जो प्रश्न आते हैं, यहां से सवाल आपके घुमा घुमा के पूछते हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण कुछ आपके जो चैप्टर हैं उनको मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आपका सुभाषितानी हो गया, स्वामी आत्मानंद हो गया, यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो गया, परिवार लघु एवं वर्ण हो गया, हेमंत वर्णनम, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आपको चैप्टर से अच्छा नंबर स्कोर करना है ना, तो आपको सबसे पहले जितने भी चैप्टर दिए हुए उन सारे चैप्टर्स का आपको क्या करना है, हिंदी अर्थ आपको याद रखना है, यानी कि हिंदी में उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको इसके व्याकरण का थोड़ा नॉलेज है ना, तो बड़े आसानी से प्रश्न को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो प्रश्न के रूप में। अब अगले क्रम में अगर मैं अब व्याकरण सेक्टर पे चलूं, तो व्याकरण सेक्टर में देखिए जो इसमें मुख्य शब्द है वह है अजंत शब्द, जिसमें आपका राम पुल्लिंग का आपको विभक्ति वचन आपको बताना है, जिसमें वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको बताना है। इसको आप याद रखिएगा। इसको देखिए याद करने का तरीका आपका यह है कि सिंपल सा आप पहले एकदम एक लाइन से इसको याद करो। जैसे क्या है, रामः रामौ रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, इस प्रकार से आप याद रखिए। और आगे इसको पढ़िए, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, इस तरह से। और आगे इसको पढ़िए, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामौ हे रामा। इसको आप इस तरह से ना बार 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 क्या कीजिए, रटिए। सबसे पहले भोर में उठिए ना, तो इसी चीज को एक नजर देखिए, और एक नजर देख करके फिर बिना देखे पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब जैसे आपको इसमें से प्रश्न सीधे सीधे कैसे उठा करके दे देगा, जैसे बोलेगा कि रामाभ्याम, बताओ इसमें कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये द्विवचन है और इसकी विभक्ति कौन सी है, तृतीया है। अगर पूछा आपका रामान, तो रामान क्या है, इसमें देखो आपकी बहुवचन है और इसकी विभक्ति क्या है, आपकी द्वितीया है। तो इस प्रकार से इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। राम का आप लोग याद ही कर लीजिएगा। इसके आधार पर जितने भी पुल्लिंग आएंगे उन सब का इसी पैटर्न पर आपका बनेगा। तो आपको इसको याद करने का ट्रिक बस यही है, रामः रामौ रामा, रामान रामो रामान, और रामेण रामाभ्याम रामे, रामान रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामौ हे रामा। इसको बार बार आप इस चीज को रटेंगे, याद हो जाएगा निश्चित तौर पर। अच्छा नंबर आपका यहां पे स्कोर हो सकता है। अब बात करें, एक फलम होता है, फलम जिसमें आपका नपुंसक लिंग होता है। फलम आपका कैसा है, नपुंसक लिंग में आता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपका ये फलम आपका कैसा है, नपुंसक लिंग है। अब इसमें देखिए प्रथमा, द्वितीया और संबोधन, ये 3 तो एकदम समान होते हैं। प्रथमा, द्वितीया और संबोधन इसके नपुंसक लिंग के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए इसमें फलम, फले, फलानी, इसी में से आपका क्या करता है, पूछता है। और नपुंसक लिंग के उदाहरण जो भी हो जाएंगे, आपका जो फलम है, जलम है, पुष्पम है, पत्रम है, इन सब का आपके फलम के ही आधार पर, यानी इन सब का पैटर्न एक जैसा ही होता है। अब इसमें देखिए प्रश्न परीक्षा में आपके कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आपका दे देगा कि भवत शब्द का प्रथमा एक वचन लिखिए, तो आपको बताना होगा कि भवान है। अगर अगले क्रम में आपका प्रश्न पूछा कि भवत शब्द का तृतीया एक वचन, तो आपका क्या है, भवता है। अब अगर फलम का या 2 चीज का तो आप याद रख लीजिएगा, एक आपका राम का और दूसरा आपका फल का, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फले, देखिए मैंने बोला ना कि प्रथमा और द्वितीया सेम है, तो यहां पर देखिएगा आप कि प्रथमा और द्वितीया, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी सेम है एकदम, प्रथमा द्वितीया। तो प्रथमा द्वितीया एक है,
और लास्ट में आपका जो होता है संबोधन, लास्ट में क्या होता है आपका संबोधन। तो संबोधन भी आपका क्या है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये आपका संबोधन प्रथमा द्वितीया, ये तीन तो आपका सेम है। इसके अलावा जो और बचते हैं, जैसे अगर द्वितीया तृतीया की अगर हम बात करें तो तृतीया आपका क्या है, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम। इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। सप्तमी आपका फले फले फलियो फलेसु। इस तरह से आप लोग इस दोनों को याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बाकी बात करते हैं आपके व्याकरण की, ग्रामर की, जिसमें आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सर्वनाम की अगर बात आएगा ना, तो सर्वनाम यहां पे 3 ही आपको याद रखना है। एक आपका अहम हो जाएगा जिसमें मैं आएगा, एक आपका तुम हो जाएगा जिसमें तुम आएगा, एक आपका यत तत् किम, ये यत तत् किम, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यत तत् किम, यत का मतलब यहां, तत् का मतलब तहां, और किम का मतलब कहां। इस तरह से आपका ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम में यही आपके दो आपका ये वाला और अहम और तुम, और 3 आपका ये वाला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए एक संख्या का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर में, जिसमें से आप बोल देगा कि 101 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एकोत्तर शतम। 105 को क्या कहते हैं, पंचोत्तर शतम। 110 को क्या कहते हैं, दशोत्तर शतम। 150 को क्या कहते हैं, 50 दुत्तर शतम। ये सीधे रटना है आपको, इनको याद रख लीजिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इससे संबंधित अगर आपका और कुछ आता है तो उसको आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब अगला आता है धातु रूप, जिसमें 5 लकार होते हैं। धातु रूप में 5 लकार होते हैं, जिसमें आपका पहला धातु है गम धातु। अगर हम बात करें गम धातु के लिए लट लकार, तो लट लकार जो वर्तमान होता है उसमें गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति एक वचन में उपयोग किया जाएगा, गच्छतः द्विवचन में, और गच्छन्ति बहुवचन में उपयोग किया जाएगा ना। तो जब आपका पूछेगा प्रश्न सीधा सीधा उठ करके कि आपका गच्छतः कौन सा लकार है, तो गच्छतः आपका लट लकार वर्तमान है। गच्छतः आपका लट लकार वर्तमान है और द्वितीया विभक्ति है। इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, अब अगले क्रम में उसी तरह से आपका आता है लंग लकार, जो कि आपका भूत होता है, यानी कि लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल। जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी प्रकार से प्रेजेंट का मतलब लट लकार वर्तमान काल, पास्ट का मतलब लंग लकार भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब लिट लकार भविष्य काल। इस तरह से होता है। तो अगर हम भूतकाल में देखा जाए तो जो गच्छ धातु है ना, भूतकाल का एक वचन आपका होता है क्या, आगच्छत, द्विवचन आपका होता है अगच्छताम, और बहुवचन आपका होता है आगच्छन। उसी प्रकार से अगर भविष्य काल में पूछेगा आपका, तो भविष्य काल में पूछेगा तो एक वचन होता है गमिष्यति, द्विवचन होता है आपका गमिष्यतः, और बहुवचन आपका होता है गमिष्यन्ति भविष्य काल में। अब इसके अलावा और 3 तो ये हो गया वर्तमान, भूत, भविष्य, और आपका चौथा जो होता है वह होता है आज्ञा वाला, जिसे हम लोट लकार आज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो लोट लकार का एक वचन आपका होता है गच्छतु, द्विवचन होता है आपका गच्छताम, और बहुवचन आपका होता है गच्छन्तु। और अगला होता है आपका विधिलिंग। 5 होता है ना, 3 आपका ऊपर हो गया, एक आज्ञा और दूसरा आपका विधिलिंग। तो अगर गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेसु एक ही मात्रा अगर लगी है, किसकी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी है, तो विधिलिंग हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, और तू, ताम, अंतु, लोट लकार की पहचान क्या है, लोट लकार की पहचान क्या है, तू रहेगा लास्ट में, ताम रहेगा लास्ट में, और क्या रहेगा, अंतु रहेगा, अंतु, तू, ताम, अंतु। ये 3 चीजें अगर मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है, लोट लकार हो जाता है। अगर हम इसके अलावा बात करें लिट लकार की यानी भविष्य काल की, तो ती, तह, अंति, अगर ती, तह, अंति लास्ट में दिख जाए तो आपका क्या होता है, लिट लकार भविष्य काल होता है। अगर आपका त, ताम और न दिख जाए तो आपका लंग लकार होता है भूतकाल, और ती, तह, अंति अगर मिल जाए, ती, तह, अंति अगर मिल जाए तो आपका क्या होता है, आपका लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। एग्जाम में एक धातु आपकी 5 लकार पूछी जाती है, इस चीज का आप हमेशा याद रखिएगा। अगले क्रम में आता है अव्यय, जो बदलते नहीं है। जैसे अत्र, अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, कदा मतलब कब, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, अपि मतलब भी, ये चीजें किसी भी काल में नहीं बदलती। मतलब जो अगर मान लीजिए आपको
संस्कृत के अंदर अगर आपको अत्र का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, अत्र का उपयोग करना है, तो अत्र आपका नहीं बदलेगा, चाहे कोई विभक्ति कोई वचन हो। तत्र आपका नहीं बदलेगा, कोई विभक्ति कोई वचन हो। कदा आपका नहीं बदलेगा, कोई विभक्ति कोई वचन हो। इसी प्रकार से सदा, एव और अपि ये नहीं बदलते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अगले क्रम में आपका आता है संधि। संधि में आपका स्वर संधि होगा। स्वर संधि में आपका राम धन इति, जैसे रामेति इस प्रकार से होगा, तो बोलेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो ई मिला है ना, इसमें ई क्या है, स्वर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अब व्यंजन संधि की बात करें तो सत धन जनः सज्जनः हो जाता है, तो इसमें देखिए ज के साथ मेल हुआ है, तो ज आपका व्यंजन है कि स्वर है, तो व्यंजन है, तो यहां पर कैसी संधि हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अब अगला जो सी ऑप्शन आता है वो होता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जैसे रामः गच्छति, तो जहां पे विसर्ग आपका जुड़ा हो, लास्ट में क्या जुड़ा हो, विसर्ग जुड़ा हो। अब इधर नहीं, यहां पर विसर्ग जुड़ता है, तो अगर यहां पर आपके क्या जुड़ा हो, यहां पर आपके विसर्ग जुड़ा हो, तो वहां कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। रामः धन गच्छति, रामो गच्छति, अगर इस प्रकार से बनता है तो वहां विसर्ग संधि होती है, आसान है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका समास। अगर हम समास की बात करें तो समास को याद रखने का एक लाइन का ट्रिक याद रख लीजिएगा। द्वंद्व में और छिपे दिगुमे गणना पद आवत हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत हैं। पहला पद अव्यय से अव्ययी कर्मधारय विशेषता बतलावत हैं, अन्य अर्थ छिपे जिसमें तत् बहुब्रीहि समास कहावत हैं। इस चीज को आप जो मैंने लाइन बताई ना, वीडियो को रोक करके इस चीज को लिखिएगा, मैं यहां पर वही चीजें समझा रहा हूं। देखिए पहला लिखा हुआ है यहां अव्ययी भाव। हमने क्या बताया कि अव्यय, पहला पद अव्यय से अव्ययी, जैसे यहां पे यथाशक्ति लिखा है, अव्यय अभी शब्द हमने बताया ना, यथा तथा यत्र तत्र ये सब क्या है, अव्यय शब्द है, तो इसमें पहला पद क्या है, आपका अव्यय है, तो जहां पे पहला पद अव्यय दिख जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में हमने बताया आपको तत्पुरुष के बारे में। आइए देखते हैं तत्पुरुष। हमने क्या बताया कि कारक चिन्ह छिपे जिसमें तत्पुरुष समास कहावत है। इसमें जो यहां पे का लिखा हुआ है ना, का क्या है, आपका कारक चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म से, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। टोटल 8 कारक चिन्ह हैं। इन 8 कारक चिन्हों को याद रखिएगा, एक स्पेशल वीडियो इस पर मैं बना दूंगा। तो जिसमें आपका क्या छुपा हो, कारक चिन्ह छुपा हो, कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, इसमें राजा का पुत्र यानी कि का इसमें छुपा हुआ है, तो यहां पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास कहावत है। अगले क्रम में हमने द्वंद्व भी बताया था आपको। द्वंद्व के बारे में हमने क्या बताया था कि और जिसमें छिपा हुआ हो, जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, तो जिसमें और छिपा होता है, जिसमें क्या छिपा होता है, और छिपा होता है, वहां कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व में और छिपे हमने बताया था ना। पहला पद अव्यय से प्रत्यय। चलिए इतना ही समास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, 3 ही समास दिया हुआ है आपके कक्षा 10वीं में, तो तीनों याद रखिएगा। बाकी आपको जो मैंने बताया ट्रिक, उस ट्रिक के आधार पर आप 6 समास को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब अगला आता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय में अभी यहाँ पे 2-3 प्रत्यय जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा है। एक आपका है कृत प्रत्यय। पहला आपका क्या है, कृत प्रत्यय। जैसे आपका कृतम, ये आपका ये वाला जहां त जुड़ा हुआ हो, ये आपका कृत प्रत्यय होता है। क्वत्वा, जैसे कृत्वा है जहां पे, तो ये आपका इसमें कौन सा प्रत्यय है, बोलता है प्रत्यय पहचानिए निम्न शब्दों में, तो कृत्वा बोल देगा, तो कृत्वा में आपका क्वत्वा प्रत्यय है, तो ये आपका कृत प्रत्यय है। तुमन, तुमन जहां पे लिखा हो जैसे करतुम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। अगला आपका बी जो है तदित प्रत्यय, तो इसमें जैसे त्व, जिसमें त्व छिपा हो, प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, लास्ट में लगता है। ता छिपा हो, ये आपका क्या है, तदिद प्रत्यय है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और अगला है आपका वाच्य। दो वाच्य होता है, एक होता है कृतवाच्य और एक होता है कर्मवाच्य। तो अगर रामः पुस्तकम पठति, अगर ऐसा कुछ है तो यहां पर आपका कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कोई भी कार्य किया जाएगा किसी के द्वारा तो वहां कृतवाच्य होगा, इस बात का याद रखिएगा। दूसरा आपका है कर्मवाच्य। पुस्तकम रामेण पठेत, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, ये राम का कर्म है।
पुस्तक को पढ़ना राम का कर्म है, तो यहां पर पुस्तक पढ़ने पर बल दिया जा रहा है, तो इसलिए ये आप यानी कि राम के कर्म पर बल दिया जा रहा है, इसलिए यहां पे कर्मवाच्य है। अब दो चीजें होती हैं, एक प्रत्यय एक उपसर्ग। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के कहां लगता है, पहले लगता है। तो ये आपका प्रत्यय है और ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। मुख्य उपसर्ग आपके यहां है, प्र है, परा है, सम है, अनु है और नी है। जैसे प्र अगर गच्छति में मिल जाए तो ये होता है प्रगच्छति, तो ये आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रम के आगे अगर परा जुड़ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पराश्रम। क्या हो जाएगा, पराश्रम। तो ये आपका परा प्रत्यय है, उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग को देख लेंगे। उपसर्ग भी बोलेगा कि उपसर्ग छांटिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वह है कारक विभक्ति का प्रयोग। कारक विभक्ति का प्रयोग, जैसे द्वितीय विभक्ति जो है उसमें प्रति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालयम प्रति गच्छति, इसमें भी देखना है कि द्वितीय विभक्ति में गच्छति आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उपयोग प्रति। तृतीय विभक्ति में हम क्या किसका उपयोग करते हैं, सह का उपयोग करते हैं। जैसे मित्रेण सह गच्छति, तो ये आपका कौन सा विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। अगर हम बात करें चतुर्थ विभक्ति की तो इसमें नमः, जैसे गुरुवे नमः, ये आपका कौन सी विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और तो अगले क्रम में जो आपका वाक्य शुद्धि है ना, यह भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 1 या 2 नंबर में आता है। जैसे रामः फलम खादति, ये तो आपका सही है। यहां पे आपका खादति के जगह पर दिया रहेगा क्या, खादंती। क्या दिया रहेगा यहाँ पे, खादंती। तो अगर आपके पास अगर ऐसा दिया हो खादंती, तो उसको आप क्या बदल देंगे, खादती में बदल देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है सीता पुस्तकम पठंती, तो यहाँ पे सीता पुस्तक पठंती नहीं होगा, पठती होगा, सीता पुस्तकम पठती। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सही बना सकते हो। सबसे पहले देखिए एग्जाम टिप्स की जो हमने बात करी थी कि आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको ग्रामर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आपने हमारे बताए हुए स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ा है, तो सबसे पहले आप ग्रामर के सेक्टर को फॉलो करो। साफ सुथरा लिखो, उत्तर बिंदुओं में लिखो और सरल संस्कृत आपको पूरे नंबर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से संस्कृत का आपका जो मेन सेक्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाकी के कुछ जो आपके रहेंगे उनको मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बताऊँगा। जिस भी चीज़ में आपको कोई समस्या आ रही होगी उसको निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको एक सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और